हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों का लिया फीडबैक। सशक्त उत्तराखंड 2025 को लेकर हुई समीक्षा बैठक, गायब रहे कई सचिव, मुख्य सचिव ने लगाई फटकार। ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह शुरू, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। गंभीर मरीजों को अब नहीं भटकना होगा इधर उधर, ऋषिकेश सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड शुरू। अब खबरें विस्तार से। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना भी देंगे। उन्होंने सरकार से भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भूमि कानून की धारा 2 को हटाया जाए और इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाए। इसके अलावा नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की ज़मीनों की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियाँ अर्जित की हैं। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनके पास उत्तराखंड की बेतहाशा ज़मीनें हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच की जाए और जिन लोगों ने भी, जिन अधिकारियों ने भी इन मामलों में संलिप्तता है, जिन लोगों की वजह से आज बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीनें मिली हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। जोशी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए उसे पैसे देने की धमकी भी दी थी। पत्र में कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार में से किसी भी एक को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की भी मदद ली। महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपी पहले जिला मोहाली के जीरकपुर स्थित रेडिसन होटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। जब होटल प्रबंधन को उसके अवैध कार्यों की जानकारी मिली तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद आरोपी ने शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए यूट्यूबर को धमकी देकर रंगदारी मांगने की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए त्वरित और सटीक रणनीति भी अपनाई, जिससे यह मामला महज 12 घंटे में सुलझ गया। देखिए, उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी आई, जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई थी। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी देखे, हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरभ जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालुओं शीतकालीन में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा भी शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान
चिन्हित करके उनकी यात्रा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लोग चारधाम यात्रा में सीमित लोगों को आने देने की बात कहते हैं, वे सरासर गलत है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा पर आएंगे उतना ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, राज्य के लोगों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल से मिले निर्देश पर ऋषिकेश के सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड शुरू हो चुका है। सोमवार 18 नवंबर को एसडीएम सदर हरिगिरी और सीएमओ संजय जैन ने आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। दोनों ने आईसीयू के साथ अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया और अस्पताल प्रबंधन को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर और 16 नवंबर से चालू हुए आईसीयू वार्ड को भी देखा। इसके अलावा उन्होंने आईसीयू में भर्ती मरीजों से खास बातचीत भी की। एसडीएम सदर हरिगिरी ने बताया कि अस्पताल में काफी लंबे समय से आईसीयू बंद था, जिसे शुरू करने के प्रयास किए गए। इसी का नतीजा है कि 16 नवंबर से आईसीयू शुरू हो गया और अब आईसीयू में भर्ती मरीजों को इसका भरपूर लाभ भी मिल रहा है। चूँकि विगत माह में डीएम सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक आईसीयू का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो आईसीयू है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए डीएम सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल आईसीयू था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूँकि बताया था कि हमने आपके निर्देश के क्रम में फंक्शनल कर दिया है आईसीयू, तो आईसीयू किस तरह से काम कर रहा है इसी को देखने के लिए डीएम सर ने मुझे और एसडीएम ऋषिकेश और सीएमओ साहब को भेजा है। मुख्य सचिव ने सोमवार को अपने कार्यालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 की तकनीकी समिति की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्य के विकास के रोड मैप पर कार्य की प्रगति की समीक्षा होनी थी, लेकिन कई विभाग के सचिव इस बैठक में नहीं पहुंचे। बस फिर क्या था, बैठक में सचिवों की गैर मौजूदगी को देखकर मुख्य सचिव का पारा चढ़ गया। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को फौरन अपने कार्यालय में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। बस उसके बाद क्या था, सभी सचिव एक एक करके उनके कार्यालयों में उपस्थित हुए। सीएस ने सभी विभागों को सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्यों को शीर्ष प्राथमिकता व अत्यंत गंभीरता से पूरा करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को दिए गए लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दे रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि सभी विभागाध्यक्ष निर्धारित समय में विकास के सभी लक्ष्यों को पूरा करेंगे। डोईवाला की सौंग नदी तट पर नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित मोक्ष धाम के संचालन एवं उचित रखरखाव के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका परिषद डोईवाला के सभागार में स्थानीय नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनिर्मित मोक्ष धाम के संचालन एवं उचित रखरखाव के लिए स्थानीय नागरिकों से सुझाव लिए गए। साथ ही मोक्ष धाम में आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिए एक नीति भी बनाई गई। वहीं स्थानीय नागरिकों के मध्य मोक्ष धाम सेवा समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। नीति के आयोजन के लिए एक बैठक आयोजित की थी ईओ साहब ने। तो बहुत पुरानी एक मांग थी यहाँ पे डोईवाला क्षेत्र की कि यहाँ पे एक जो है अंतिम संस्कार के लिए और एक सुव्यवस्थित जगह होनी चाहिए, जो मोक्ष धाम के रूप में जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा हमें यहाँ दी गई। इसके लिए हम जो है अपने सभी मंत्री जी का और पदाधिकारियों का धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज ये ऐसा कि ये मोक्ष धाम बन के तैयार हो चुका है, अब इसके संचालन के लिए समिति की आवश्यकता है। उत्तराखंड के लोहा घाट में सोमवार शाम को एक गाड़ी पुल से नदी में जा गिरी। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। घटना शिवालय पुल पर हुई। यात्रियों को बचाने के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। तहसीलदार जगदीश नेगी ने कहा कि सभी को मामूली चोट आई है और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। लौटा तो हमारे डीसी सर मंदिर के पुल के पास आवाज से आई और तुरंत देखा कि एक वाहन नीचे गिर गया है और तुरंत सभी को सूचित करके हमने रेस्क्यू किया और 9 लोगों को हमने निकाल के हॉस्पिटल को भेज दिया। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सम्मेलन से पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि
आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा चुका है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश के भीतर संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। केदारनाथ चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का समय समाप्त हो चुका है और अब सबको 20 नवंबर का इंतजार है। वहीं इस बीच कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा चला रही है, जिसके चलते उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ की जनता का रुख भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार भाजपा के तुगलकी फरमान से केदारनाथ धाम की अस्मिता को चोट पहुंचाने का काम किया गया है, उससे जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, अब आज चुनाव प्रचार थम चुका है और 20 तारीख को मतदान होना है और निश्चित रूप से जो केदारनाथ की महान जनता का जो मूड है और जो माहौल है भाजपा के खिलाफ है और स्पष्ट रूप से भाजपा ने जिस तरह के जनविरोधी नीतियां रही हैं जिससे सबने तुगलकी फरमान जारी की हैं। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।